एक बार हम अपने गुरुजी से पूछे कि गुरुजी सब लोग कहता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो लेकिन और भी सब रेफरेंस बुक भी बना रहा है। तो आप जो है हमको एक आध ऐसा चैप्टर बताइए जिससे कि सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आता हो। तो बोले कि देखो चला, एक चैप्टर तो है, चैप्टर तो बहुत सारा है, लेकिन एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें से एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से जो है एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी उसका नाम है। तो ये जो चैप्टर है इसमें डिट्टो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। अगर तुम एनसीईआरटी पूरा बना लिया तो फिर बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से यानी हाइट एंड डिस्टेंस से आने वाला क्वेश्चन जो भी रहेगा वो तुमसे बनेगा ही बनेगा, गारंटी। और इसमें से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो फिक्स आता ही आता है। तो बोले गुरुजी जब एक ही चैप्टर से 4-5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आ रहा है तो थोड़ा समझा दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है आप समझाए, बनाए बना तो है, हाइट एंड डिस्टेंस भी समझा दीजिए। तो बोले ठीक है समझा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझाए हमको, और सही में बोर्ड एग्जाम में जो है सारा क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी से जो भी आया था वो एनसीईआरटी से ही था। तो गुरुजी का जो है बात माने तो बढ़िया नंबर आ गया मिला जुला करके। तो जो जो हमको सिखाए थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में वो हम भी आपको सिखाते हैं, और आप भी पढ़िए। और एकदम जो है बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आता है एनसीईआरटी से। तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ गए, बनाना सीख गए, तो फिर कहीं आपको परेशानी होने वाली नहीं है। तो आइए देखिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गुरुजी बताए थे हमको। बोले थे कि चैप्टर बनाने के लिए चला तुमको 3 चीज जो है करना होगा, 3 चीज समझना होगा, 3 बात समझना होगा। हमने क्या क्या गुरुजी? तो वो बोले देखो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसके लिए 3 चीज आना जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहला वो बोले थे कि क्वेश्चन पढ़ते समय तुम्हारा जो अप्रोच है वो एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम बोले गुरुजी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है? हम बोले बतावेंगे जो है, गुरुजी बोले बताएंगे क्या होता है। पहले दूसरा सुनो क्या है। दूसरा है कि तुमको थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश आना चाहिए। हम बोले आता है गुरुजी, इंग्लिश तो आता है, थोड़ा बहुत से ज्यादा ही आता है। और थोड़ा सा जो है ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। अगर जो है ये तीनों तुम्हारे साथ है तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन तुम बना लोगे। क्या क्या तीनों? सबसे पहला क्या था? प्रैक्टिकल अप्रोच। दूसरा क्या था? थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए। और तीसरा क्या था? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। और तीनों जो है हमको अच्छे से, 2 गो तो आता था, तीसरा जो है समझेंगे क्या बताए थे गुरुजी हमको। प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में गुरुजी जो है क्या सिखाए थे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच का क्या मीनिंग है, किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच काम करता है? तो देखिए जब भी कभी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा। आपको बोलेगा कि एक पेड़ है, एक खंभा है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक झंडा है, एक पोल है, एक गाड़ी है, नदी है, नाव है, इस तरीके से ही बात बोलता है। तो अगर ये सब बात आपको बोल रहा है तो इस सब का फिगर आपके मन में बनना चाहिए कि नदी कैसी होती है, नदी के ऊपर ब्रिज कैसा होता है, पेड़ कैसा होता है, खंभा कैसा होता है, बिल्डिंग कैसा होता है। ये सब चीज आपको समझना होगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल अप्रोच जो कहा जा रहा है वो ये कि अगर आपको कहा गया कि एक पेड़ है, तब पेड़ आपको मान के चलना है कि वो पेड़ एकदम सीधा है। अपना जो है ज्यादा नहीं सोचना है कि पेड़ तो जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें ऐसा ब्रांच निकला होता है, उसमें जो है ऊपर में फूल भी है, पत्ती भी है, फल, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ये फालतू अप्रोच है, ये नहीं रखना है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच सीधा क्वेश्चन बनाना है ना, आपको जो है क्वेश्चन के साथ जो है जूझना नहीं है, लड़ाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सीधा आपको सोचना है कि पेड़ बोला सीधा लाइन, बिल्डिंग बोला सीधा लाइन, खंभा बोला सीधा लाइन, पोल बोला सीधा लाइन,
दीवाल बोला सीधा लाइन, आदमी बोला सीधा लाइन, बिल्डिंग टावर जो बोल रहा है सीधा लाइन बनेगा, सीधा बात है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाइएगा फंसिएगा, कम दिमाग लगाइएगा सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो ये हो गया कि कुछ भी बोले, बिल्डिंग टावर खंभा कुछ भी बोले, आपको एक सीधा लाइन बनाना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये सब चीज जो है वो ग्राउंड पे होगा, यानी अगर आपको जो है इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं इस तरीके से, पूरा नहीं हटाएंगे, चलिए देखिए। अगर आपको बोला कि एक टावर है, तो टावर जो है होगा तो कहां होगा टावर, जब भी होगा तो कहां होगा, ग्राउंड पे होगा। तो सबसे पहले आप एक टावर बनाइए सीधा लाइन का, और फिर उसको क्या कीजिए, ग्राउंड बनाइए, क्योंकि टावर जब भी होगा तो ग्राउंड पर ही होगा। ग्राउंड के लिए हमेशा आपको क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना है। हर बार आपको क्या करना है, ग्राउंड के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है हाइट एंड डिस्टेंस में ग्राउंड। कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए मतलब उसका ग्राउंड ही होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे। कभी कभी जो टावर के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ता है, तो लगता है कि टावर के ऊपर से ग्राउंड कैसे होगा। बोले गुरु जी से हम यही सवाल पूछे थे कि गुरु जी टावर के ऊपर ग्राउंड कैसे हो सकता है। बोले सोचना नहीं है, होगा नहीं, लेकिन मान लेना है कि टावर के ऊपर ग्राउंड है। ये लाइन जहां जहां बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वहीं वहीं ग्राउंड होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड, या ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधा बात। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम सोचेंगे सवाल बनाएंगे। तो ये है प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर थोड़ा बहुत और बात करें, तो जैसे कुछ क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वर का जिक्र होता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ऑब्जर्वर के बारे में अगर दिया गया है आपको, अब देखिए ऑब्जर्वर के बारे में दो तरीके से देगा। क्या क्या देगा, एक देगा सिंपली बोलेगा कि एक ऑब्जर्वर है, कोई भी बोलेगा कि एक आदमी है वो बिल्डिंग से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, एक आदमी है जो कि पतंग उड़ा रहा है, एक आदमी है जो कि गाड़ी को जाते हुए देख रहा है, एक आदमी है जो फलना काम कर रहा है, एक आदमी है जो चिल्ला काम कर रहा है, एक लड़की है वो खड़ी है, एक लड़का है। इस तरीके से सवाल। अब इसमें आपको दो बात पकड़ना है कि ऑब्जर्वर तो बोल रहा है ठीक है, वो तो हर बार रहेगा, क्या उसका हाइट, ऑब्जर्वर का हाइट हम बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर का हाइट गिवन है या नहीं गिवन है। अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट मेंशन है, बोला कि एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल, तो आपको जो है उसका भी फिगर स्ट्रेट लाइन बना देना है कि बोला 1.5 मीटर टॉल, तो आप भी क्या किए 1.5 मीटर का एक लाइन बना दिए, ए बी इसका नाम लिख दिए, ए और बी, और बोल दिए क्या कि ए बी क्या है, एक बॉय है, ए बी इज अ बॉय। इस तरीके से ये काम आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि ए बी इज अ बॉय हो गया। अगर 1.5 मीटर मेंशन नहीं किया, बोला कि सिर्फ बोल दिया एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का है, तो आपको उसके हाइट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर बोला उसको मट्टी में मिला दीजिए, उसको एकदम बनाइए पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका हाइट नहीं दिया है, वो सिर्फ यहीं पे बनेगा। अगर बोलता कि 1.5 मीटर का है तो 1.5 मीटर का लाइन बनाएंगे, अब कुछ नहीं बोला हाइट के बारे में तो सिंपल एगो बिंदु इसे बनाएंगे, बोलेंगे यही ऑब्जर्वर है, जो होगा सो इसी के हिसाब से होगा, उसको कुछ नहीं करना है। कुछ लोग जो बच्चा लोग क्या करते हैं हम देखे हैं कि अपने से दिमाग लगाना शुरू करे, सर ऑब्जर्वर है तो उसका जो हाइट होगा कुछ ना कुछ, तो उसका भी जो है बना देगा अपने से। अपने से क्यों बनाएंगे, हम क्वेश्चन में तो बोल ही नहीं रहा है ऑब्जर्वर के बारे में कुछ। तो प्रैक्टिकल अप्रोच का ये मतलब है। गुरुजी समझाए, समझ में आ गया। हाँ कि जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग लगाना है, कुछ भी बोले तो सीधा लाइन बना देना है। जो है ऑब्जर्वर के बारे में अगर हाइट दिया है तो उसके बारे में लाइन बनाएंगे, हाइट नहीं दिया है तो उसको मट्टी में मिला देना है, एकदम लाइन बना देना है, इसे खाली पॉइंट बना देना है, सीधा बात। तो ये हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश आना क्यों जरूरी है, देखिए इसमें जो है इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। कुछ लोग को इंग्लिश नहीं आता तो उनको पता ही नहीं चलता है कि ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ है। कभी क्वेश्चन बोल देगा कि जो है जो ऑब्जर्वर है वो टावर पे है, एक ही क्वेश्चन में टावर और बिल्डिंग दे देता है। मान के चलिए बोल दिया कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, अब बोल दिया कि ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है।
अब आपको क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएगा एनसीईआरटी जो आपका क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और खास करके एनसीईआरटी आप सॉल्व करें तो इंग्लिश में ही होगा, सीबीएसई में है और आईसीएसई में रहे किसी में भी रहे तो आप। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब कुछ लोग को पता नहीं चलता है, फोटो बना दिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लिए, अब यही से सब कुछ देख रहे हैं ऊपर नीचे, सारा गड़बड़ हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी आपको आना चाहिए। अब इतना ही नहीं गड़बड़ होता, कुछ कुछ वर्ड उसमें ऐसा दे देता है। अब बोल देगा कि एक पेडेस्टल है, एक आपका पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल का मतलब ही नहीं मालूम है कि पेडेस्टल क्या है। तो पेडेस्टल का मतलब होता है कि एक चबूतरा जैसा होता है जिसपे कि मूर्ति वगैरह रखा जाता है इस तरीके से, तो इसको जो है इसको पेडेस्टल कहते हैं। तो हम लोग को ऐसा फिगर नहीं बनाना, हम लोग को तो बनाना है एक लाइन ही पेडेस्टल के लिए, लेकिन इसका समझना जरूरी है कि पेडेस्टल है क्या। बोला कि एक पतंग उड़ रहा है, काइट इज फ्लाइंग, और उसमें जो स्ट्रिंग बना हुआ, कुछ लोग को स्ट्रिंग का मीनिंग नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं धरती पे, सीबीएसई से पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो धागा का जो है इंग्लिश नहीं मालूम रहेगा तो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कैसे आप बताइए कि यहाँ पतंग से जो है धागा बंधा हुआ है, कैसे आप जो है टावर और बिल्डिंग में डिफरेंस पता कीजिएगा, टावर जो है बड़ा होगा बिल्डिंग छोटा होगा, ये चीज जो है कैसे मालूम कीजिएगा। तो ये सब कॉमन सेंस जो है थोड़ा इंग्लिश वाला होना चाहिए, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, बहुत ज्यादा एकदम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश का यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर समस्या है। तो दूसरा जो है गुरुजी बोले थे कि इंग्लिश चला थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो इंग्लिश आती थी। फिर जो है थर्ड पॉइंट क्या बोले थे कि लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा तुमको ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए, थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा, तो आपको जो है वैल्यू थोड़ा सा याद होना चाहिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू सारा है वो सब आपको पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए ये वाला कि साइन थीटा जो है क्या होता है, तो P बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो B बाई एच होता है। और टेन थीटा क्या होता है, तो P बाई बी होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला और थोड़ा सा वैल्यू साइन 30 कॉस 30 सब वाला वैल्यू, ये दोनों अगर आपको मालूम है तो तीसरा जो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर आने के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा हमारे गुरुजी बोले हैं। तो हमको तो कोई नहीं रोक पाया, हमेशा उम्मीद करते हैं और हम जानते हैं कि अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो तीनों बात बता दिए, क्या क्या तीनों बात बताए, पीछे थोड़ा सा जो है एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल अप्रोच कि जो कुछ भी देखना है लाइन बना देना है, ग्राउंड बना देना है, ऑब्जर्वर का हाइट दिया तो बनाएंगे, नहीं दिया तो मिट्टी में मिला देना है, पॉइंट बना देना है। दूसरा बोले थे थोड़ा बहुत अंग्रेजी आना चाहिए, और नहीं आता है तो एनसीईआरटी के दो चार को वर्ड याद कर लीजिएगा, उससे ज्यादा जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। जो जो जिसका जिसका नहीं है 5 वो तो होगा ज्यादा से ज्यादा, जो है सीढ़ी रहता है, बिल्डिंग रहता है, टावर रहता है, स्ट्रिंग रहेगा, पेडेस्टल रहेगा, बस इससे ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, तो उसका इंग्लिश याद कर लीजिएगा, अपने पता चल जाएगा। और तीसरा जो है थोड़ा बहुत वैल्यू याद होना चाहिए, तो वैल्यू जो है याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये इतना चीज अगर आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा लेट अस अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बनाते समय हर बार आपको क्वेश्चन दो तरीके से देगा, एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा रहेगा जिसमें लिखा रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों का क्या मीनिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए इसी के लिए बोले थे अंग्रेजी थोड़ा सा आना चाहिए। एलिवेट होने का मतलब होता है ऊपर जाना, जैसे आप जो लिफ्ट वगैरह को एलिवेटर कहा जाता है, जो लिफ्ट ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के चीज को एलिवेशन कहते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखिएगा तो उसमें भी जब सिक्स कोई प्लेयर मारता है, छक्का मारा तो बोलता है कि एलिवेशन मिला, अगर आउट हो जाता है तो बोलता है एलिवेशन नहीं मिला, यानी ऊपर नहीं गया। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। यानी जहां कहीं भी एलिवेशन बोल रहा है वहां बात किस चीज की हो रही होगी, ऊपर की बात हो रही होगी। यानी वहां पे आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से एक लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ग्राउंड हो गया, और यहां से जो ऊपर जाएगा तो यहां वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन।
ऊपर वाला एंगल को ही क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। चलिए अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर वाला हो गया। इधर से भी बना सकते हैं या फिर आप इधर से भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे, इस तरीके से। ये वाला जो एंगल है, तो ऊपर की तरफ एंगल है, ऊपर की तरफ एंगल है, ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी आप एंगल बनाइए, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कभी भी बनाइए तो हमेशा ग्राउंड के साथ में बनाइए, ग्राउंड के साथ में, जमीन के साथ में। जब भी बनाइए ग्राउंड के साथ का एंगल बनाइए, कभी भी बिल्डिंग के साथ ऊपर में जो है वर्टिकल लाइन के साथ एंगल नहीं बनाना है। वर्टिकल लाइन के साथ एंगल आप बनाइए, मान के चलिए कोई ऐसा बना दिया, यहाँ पे लिख दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन ही लिख दिया, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। कभी भी वर्टिकल लाइन, खड़ा वाला लाइन जो होता है उसके साथ एंगल आपको नहीं बनाना है। जब भी बनेगा कहां पर बनेगा? किसके ऊपर बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। जब भी बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। कभी कभी ऐसे ही बनता है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ये दोनों को इसे ज्वाइन करना पड़ता है और तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो देखिए ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड, अभी बताए थे गुरुजी कि जो ग्राउंड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा क्या रहेगा? ग्राउंड रहेगा। तो इसलिए ये वाला ग्राउंड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, कभी भी वर्टिकल लाइन से बनाना नहीं है। कुछ लोग इसी में गलती कर देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है, बोला कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के या टावर के ऊपर से आसमान में देख रहा है, तो टावर हो गया और यहां से वो आसमान में देख रहा है, तो आसमान में देख रहा है यानी ऊपर ही देखेगा, तो ऊपर इसे देख रहा है और ई वाला एंगल बना देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ये गलत है। आपको टावर हो या बिल्डिंग वहां से ऊपर देख रहा है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जहां देखना है वहां देखिए, लेकिन बनाइए क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसका देखते रहिए जहां देखना है। ये वाला एंगल होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला। नीचे वाले एंगल से हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम नियम आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए है। डिप्रेशन का मतलब होता है, आगे बढ़ेंगे, डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? नीचे जाना। कोई भी चीज बच्चा लोग डिप्रेशन में चल जाता है, यानी उसका जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है, नीचे जाना शुरू हो गया। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। यानी कोई भी चीज नीचे की तरफ जो है जाएगी या नीचे देखेंगे जो है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज किया जाता है। अब खास बात यह है, जो एलिवेशन है वो हमेशा ऊपर से होगा, सॉरी, जो एलिवेशन है वो नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। जो आपका एलिवेशन है, जो एलिवेशन है, जैसे ग्राउंड से भी हो सकता है कि ग्राउंड है यहां से ऊपर गया, या फिर टावर था उस पर खड़ा था वहां से ऊपर गया। लेकिन जो डिप्रेशन है वो ग्राउंड से नहीं हो सकता है। माने धरती पर अगर रहेगा तो वहां से डिप्रेशन नहीं होगा। जब भी होगा डिप्रेशन तो किसी बिल्डिंग के ऊपर, टावर के ऊपर रहेगा, वहीं से डिप्रेशन हो सकता है। यानी पहले ग्राउंड होगा, ग्राउंड के ऊपर कोई बिल्डिंग होगा या टावर होगा, और यहां से वो अगर नीचे देख रहा है, मान के चलिए कि आप बिल्डिंग पे खड़े रहते हैं और यहाँ जो है कोई जा रही है, आप देख रहे हैं उसको, चलिए छोड़िए हटाइए, जा रही थी देख रहे थे, कोई बात नहीं है, इधर कोई जा रहा है आप उसको देख रहे हैं, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन बनाइए और यहां से आप नीचे देख रहे हैं तो नीचे देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जब भी होगा कहां से होगा? टॉप से होगा, ऊपर से ही होगा। अब धरती पर रह के आप नीचे कहां देखिएगा? गड्ढा में देखिएगा, गड्ढा में क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो ये नहीं होता है, टॉप पे ही हमेशा डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल कौन सा होगा? ये वाला ए होगा या ए वाला बी होगा? कौन सा होगा डिप्रेशन का एंगल? तो अभी बताए थे कि जो भी एंगल हो, चाहे एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, हमेशा किसके साथ होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है या ये है, यानी अगर हम इसका नाम दे दें पी क्यू, अब पी आर यहाँ पे, तो पी क्यू या पी आर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है पी आर। तो पी आर के साथ जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाना है, कभी भी वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनेगा। बनाइएगा, गलत होगा। इस चीज से जो बच गया
उसका डायग्राम सही बन जाएगा, और जिसका डायग्राम सही बन गया उसका क्वेश्चन बन जाएगा, उसको फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। तो डायग्राम सही बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। दूसरा आपको क्या कहते हैं एलिवेशन डिप्रेशन का जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व कर देने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहानी। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं कि कितने तरीके का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस बुक निकालिएगा तो इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन होता है। कितने तरीके का क्वेश्चन होगा? 2 तरीके का, 2 टाइप का क्वेश्चन। 2 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। क्या क्या है आपका? जो टाइप 1 है आपका क्वेश्चन का, वो रहता है उसमें ट्रायंगल जो आएगा, जो क्वेश्चन बनता है उसमें ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। ये इतना इजी होता है कि इसको 5वां क्लास का बच्चा बना देगा, ये वेरी इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। टाइप 1 और टाइप 2 जो है इसमें 2 ट्रायंगल होगा। इसमें ट्रायंगल कितना रहेगा? 2 रहेगा। इसमें जो है थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको सिखाएंगे बन जाएगा। गुरुजी हमको इतना बढ़िया बढ़िया टेक्निक बताए हैं हर चैप्टर का कि आपको हम बताते चलेंगे, आप देखते चलिए क्वेश्चन आपका सॉल्व होते चल जाएगा। तो जो टाइप 1 है वो तो एकदम आसान है, वो तो एकदम हलवा की तरह है कि आप एकदम जो है खींचे जाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टाइप 2 जो है उसमें एक छोटा सा बात खाली ध्यान रखना होता है, बताएंगे टाइप 2 आगे क्वेश्चन रखे हुए हैं, बताएंगे उसमें गुरुजी सब सिखाए हैं हमको। तो टाइप 1 सो है, हम लोग कुछ क्वेश्चन टाइप 1 का लेकर के देखते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन आ जाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन बोल रहा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली। देखिए क्वेश्चन आप बनाइए ना, तब क्वेश्चन से बात कीजिए और उसका जो है फिगर बनाइए, मस्त मस्त फिगर बनाइए, सवाल एकदम बनते चलेगा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रीडिंग नहीं डालिए, ऐसे नहीं। कुछ लोग को कहेंगे ना कि पढ़ो क्वेश्चन, तो ऐसे पढ़ेगा। A tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. रीडिंग डालने नहीं बोला गया है, पढ़ने बोला गया है। पढ़ने का मतलब होता है कि आप उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आ रहा है। जब समझ में नहीं आता आगे मत बढ़िए, रुक जाइए। तो पढ़ते कैसे हैं सवाल को हाइट एंड डिस्टेंस में, और कैसे फिगर बनाते चलते हैं, इसका गजब का टेक्निक है। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एकदम थोड़ा सा, जो कि समझ में आ जाए। जैसे ये है अ टावर, एक टावर है, फिगर बन गया दिमाग में। बताए थे गुरुजी कि टावर सीधा रहेगा, तो बना दिया हम लोग एक टावर, ऐसे सीधा लाइन बना दी इस तरीके से। ये क्या हो गया? टावर हो गया। अब हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे, सॉल्व भी करते चलेंगे। तो टावर का देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, फिगर बनाए तो थोड़ा सा उसका नाम भी लिखिए। नाम लिख दीजिए ए, और यहाँ लिख दीजिए बी, और यहाँ पे जो है आपका काम होना चाहिए कि ए बी के बारे में लिखिए। ए बी क्या है? तो ए बी इज टावर। सबसे पहले टावर से ही शुरुआत किया था, तो ए बी इज टावर। ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है। बोले थे कि टावर अगर बना रहे हैं तो टावर कहां होगा? हवा में तो नहीं लटकेगा, तो ग्राउंड बनाना है, बहुत जरूरी है। ग्राउंड बना देंगे, यहाँ पे उल्टा हाथ से बना देते हैं ग्राउंड जरा। ये बन गया आपका ग्राउंड। लाइन आप लोग मान के चलिए एकदम सीधा, भले सीधा नहीं हो, आपको मान के चलना कि एकदम सीधा ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टावर और ये हो गया ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड है, टावर है। देखिए पढ़ते चलिए, सवाल बनते चलेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कहीं कोई पॉइंट है। अच्छा, देखते हैं ग्राउंड पे कहा क्या पॉइंट वाइंट जो है बोला जा रहा है। तो ये वाला ले लेते हैं, चलिए। ग्राउंड पे मान के चलिए यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी ये जो पॉइंट है वो फुट ऑफ टावर से 15 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ फुट ऑफ टावर है और यहाँ पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। तो यहाँ लिख दिया इसे 15 मीटर। फालतू का जो लाइन है उसको हटा देंगे। मेरे पास तो इरेजर है, आप भी अपना इरेजर थोड़ा सा रखेंगे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
टॉप ऑफ टावर, यानी यहां से वो कहां जो है एलिवेशन ले जा रहा है, टावर के टॉप पे। तो टावर के टॉप पे जो है हम लोग ले जाएंगे एलिवेशन को, इस तरीके से लेकर के आ गए। एलिवेशन जो है हो गया यहां से टावर के टॉप पे। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किस लाइन के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। यानी यहां का नाम अगर सी दे दें तो एसी लाइन पर बनेगा, ना कि एबी लाइन पर। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या डिप्रेशन भी बनाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यहां क्या डाल दिए, 60 डिग्री। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि x है, जो निकालना है उसको x मान लीजिए, सिंपल सा बात है, 6 क्लास का गणित है ये मैथ। तो ये बन गया आपका फिगर। अब आपका क्वेश्चन बनाना इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कैसे बनेगा, तो देखिए यहां पे आपको देखना है एक ट्रायंगल। सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा जो है एबीएस टावर जिसको लिखे हैं उसको हम एगो काम करते हैं, थोड़ा सा बदमाशी नहीं करने का। ये हो क्या रहा है, सेलेक्ट टिक टिक टिक। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो रहने देते हैं, क्या ही कर सकते हैं, जो है उतना टेक्निकल काम जो है। चलिए खैर जो भी है, तो ये आपका फिगर है। अब इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है हम लोग को नाम लिखना है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बना हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइट हम लोग लिख देंगे। तो सॉरी, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका क्या, ये बेस हो गया। जहां एंगल होता है वहीं बेस होता है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे सब कुछ। इन ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर बराबर, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, जिसका वैल्यू कितना है, सामने से हट जाते हैं, वैल्यू है x, इसका वैल्यू नहीं मालूम है हम लोग को, तो हो गया x। फिर आपका बेस कितना है, AC, तो B आपका हो गया क्या, AC, जिसका वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो लिख दिए। उसके बाद BC हाइपोटेनस है, BC जो आपका हाइपोटेनस है वो भी नहीं मालूम है। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड हाइट करना है, यानी ये वाला आइटम हम लोग को निकालना है। और साथ में थीटा दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ लिख देंगे। थीटा है 60 डिग्री। अब सोचिए हाइट का तो काम ही नहीं है, जिसका काम नहीं है जो दिया है वो लिखिए, जो निकालना है वो लिखिए, तीसरा आइटम से कोई मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं। तो हम लोग को देखिए अब एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर बेस और थीटा मालूम है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं कि हम लोग का इस ट्रायंगल में वो चीज सेट हो जाए। तो जैसे हम लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तीन फॉर्मूला है। तो तीनों में से यहाँ पे कौन सा सेट हो रहा है, तो हम लोग को P मालूम है, B मालूम है, तो P और B कहाँ है, tan में है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा। इसी तरीका से आपको करना है। जहां पे P और H मालूम रहेगा वहां sin थीटा यूज करेंगे। जहां B और H मालूम रहेगा या B मालूम है, H निकालना है, उस वहां पे हम लोग cos थीटा यूज करेंगे। P और H का रिलेशन रहेगा sin थीटा, P और B का रिलेशन रहेगा tan थीटा। इतना सिंपल है कि आपको रिलेशन ढूंढना है कि कौन सा यूज करे कि यहाँ पे सेट हो जाए। तो tan थीटा लग रहा था तो लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा x बाई बेस है हमारा 15। चलिए तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू x बाई 15। x आ जाएगा 15 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इधर, तो आंसर हो जाएगा 15 √3 बराबर x।
यानी कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 15√3 सेंटीमीटर हो गया। इतना सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि बाप रे सर तो आधा घंटा हम बनाए हैं। तो ये समस्या आधा घंटा का नहीं है, हम तो समझा के बनाए हैं। बनाना होगा 2 मिनट में बनेगा, जैसे अगला सवाल बनाएंगे ना 2 मिनट में बन जाएगा, कुछ नहीं करना है उसमें। क्या क्या हम बोले, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिगर बनाए, फिर जो है उसमें पी बी एच मेंशन किए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ था उसका वैल्यू लिखे, जो निकालना था उसका लिखे, एंगल लिख दिए। तीनों अपने आप जो सेट हो गया, साइन कॉस टैन का रिलेशन ढूंढ लिए, जिसके साथ मैच किया, अप्लाई कर दिए। अगले क्वेश्चन में हम लोग यही काम करेंगे। क्या करेंगे, स्लोली क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा, ट्रायंगल बना देंगे, बना दीजिएगा, नाम लिखेंगे, लिख दीजिएगा, पीबीएच में से कोई दो का रिलेशन दिया होगा यूज कर लेंगे, एंगल यूज कर लेंगे, जो रिलेशन लगेगा अप्लाई करेंगे, सवाल बन जाएगा। 5 से 6 स्टेप का क्वेश्चन है, मतलब 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन है, और 5 से 6 लाइन बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या क्या है, पढ़ते चलेंगे, फिगर बनाते चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल आ गया, बाकी का अंग्रेजी से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहता है। एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको रिपेयर करना है, कहां पे, पोल पे। तब पोल पे वो चढ़ गया, कितना लंबा पोल है, 5 मीटर। एक हम लोग फिगर बना दिए 5 मीटर, नाम लिख दिए ए बी, और ये कितना बड़ा, कितना हाइट है इसका, 5 मीटर, तो लिख दिए 5 मीटर। और यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी क्या है, पोल है, ए बी बराबर पोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला सी नीड्स टू रीच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल, यानी कि उसको कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी टॉप से जो टॉप पॉइंट है वहां से, कलर काहे नहीं ले रहा है जी तुम लोग, कलर, जो टॉप पॉइंट है वहां से 1.3 मीटर इसको नीचे आना है, यानी मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे आना है, ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसका भी नाम दे देते हैं सी पॉइंट। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये है 1.3 की जो है, दोबारा से इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखे, ऐसा ना हो कि दिखे नहीं। 1.3 और यहाँ गए नीचे, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिगर नहीं लेना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, अब देखिए बताए थे टावर कहाँ रहेगा, ग्राउंड पर रहेगा, तो ग्राउंड भी बना देते हैं। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी लगाना है, यहीं पे गड़बड़ी है, इलेक्ट्रिशियन इसको ठीक करेगा सीढ़ी लगा करके, तो सीढ़ी कहाँ रखेगा, हवा में नहीं, सीढ़ी कहाँ रखेगा, ग्राउंड पे रखेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे ग्राउंड पे सीढ़ी रख दिया, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे सी रख देते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया डी, यहीं पे सीढ़ी रख दिया। तो सीढ़ी कैसे लगता है हमेशा, अब कभी भी आप लोग देखे होंगे अपने गांव घर में सीढ़ी लगा, तो सीढ़ी जो हमेशा तिरछे ऐसे लगाया जाता है, इस तरीके से लगता है, तो यहाँ भी सीढ़ी लगेगा ऐसे, तो यहाँ इस तरीके से सीढ़ी लगा दिए, टंग से अटक गया सीढ़ी वहां पे। अब क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर का ही लेंथ निकालना है, तो जो निकालना है उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम लोग एक्स मानेंगे, इस तरीके से, ये हो गया लैडर का लेंथ हो गया एक्स, विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना जो है इंक्लिनेशन है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका जो है एंगल है वो है 60 डिग्री, यानी ऐसा हो गया 60 डिग्री। तो would be enable her to reach the point also how far from the ground pole is placed foot, फिर बाद में जो है ग्राउंड से कितना दूरी पे है ये भी आपको निकालना है, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। चलिए ये हो गया फिगर, इसका जो फालतू का लाइन बना है उसको मिटा देते हैं। चलिए हो गया, ये है हमारा फिगर, हम लोग को ये निकालना है, एक एक करके लिखते, क्या बोलते हैं, साइड लिख लेना है। तो हम लोग को ट्रायंगल में लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी सी, ट्रायंगल यही बना है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है, तो यहाँ जो है आपका अगर थीटा है तो नीचे वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा ए सी,
जिसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। जो हाइपोटेनस है हमारा वो है x, नहीं मालूम है, DC जिसका वैल्यू है x, निकालना है ये। और यहाँ के लिए थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए PH कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है P और H के लिए, अभी यहाँ पे लिखे थे P और H के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, तो जो है लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू P/H, P का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू है x। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो डाल देंगे यहाँ पे √3/2 इक्वल टू 5/x। अब जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x हो जाएगा इधर, √3x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/√3। रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे में इरेशनल नहीं छोड़ते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3/√3 होता है इतना मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, x का वैल्यू। ये हाइपोटेनस आ गया, यहाँ वाला आ गया। अब इसका वैल्यू अगर निकालना है तो ये बेस है, ये आपका क्या है बेस है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। फिर से जो है वही काम करेंगे कि उसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ADC परपेंडिकुलर मालूम है 5 है, बेस y है जो कि निकालना है, थीटा वही है 60 डिग्री। तो P और B का रिलेशन है तो क्या लगेगा, tan लग जाएगा। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा 5/y। रेशनलाइज साइड चेंज कर देंगे, y इक्वल टू 5/√3 हो जाएगा और इसको रेशनलाइज कर देंगे √3/√3, तो हो गया आपका 5√3/3। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंगल ट्रायंगल वाला।